हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग इस यूटेरिया बुक का जो बिहार स्पेशल के लिए है, इसका बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट 10 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का 1 से 9 तक के प्रैक्टिस सेट को अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको प्रैक्टिस सेट 1 से 9 तक का वीडियो मिल जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को कल पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक कक्षा से बिहार से और पूरे देश से लगभग बीएड को बाहर कर दिया गया है। यानी प्राथमिक कक्षा के लिए सिर्फ बीटीसी यानी जो डीएलएड है उसी को मान्यता दिया गया है। लेकिन जब तक बिहार सरकार द्वारा यानी बिहार के शिक्षा मंत्रालय या बीपीएससी द्वारा कोई आधिकारिक नोटिस नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी होगी। अगर बिहार सरकार चाहे तो हो सकता है कि इस बहाली को पूरा करा दे, लेकिन जब तक बिहार सरकार द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। लेकिन हो सकता है आपको अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, लेकिन किसी तरह आपको अपने पे संयम बरतते हुए पढ़ाई को जारी रखना है जब तक बिहार सरकार कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं कर देता है। और जो विद्यार्थी डीलेट किए हुए हैं वो ऐसा कोई भी व्यवहार न करे जिससे बीएड किए हुए विद्यार्थी को कोई परेशानी हो। सभी विद्यार्थी अपने एक समान हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आज टेस्ट सीरीज 10 देखते हैं। आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है जब तक बिहार सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं आ जाता है। तो चलिए हम लोग आज टेस्ट सीरीज 10 देखते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ था। तो मिथिला का क्षेत्र बताना है कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनका जन्म हुआ था। तो मल्लीनाथ और नेमिनाथ इन दोनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक यानी मल्लीनाथ और नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला क्षेत्र में हुआ था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था जीवित गुप्त। कौन था? जीवित गुप्त। ऑप्शन ए। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हो गया? तो गुप्त वंश का जब समाप्ति हुआ तो उसके बाद मौखरी वंश इसका मौखरी वंश का जो वंश का शासन था वो स्थापित हो गया। तो मौखरी वंश ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? बताना है कि 3 विद्वान का नाम दिया हुआ है, इसमें से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास। कालिदास कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अन्यथा वसुमित्र और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध का ज्ञानश्री बोध गया का यात्रा किया था? तो अशोक ने अपने शासनकाल के 10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद बोध गया का यात्रा किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, मौर्य सम्राट बिंदुसार का राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? तो एंटियोकस प्रथम ने डायनोसियस को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। तो डायनोसियस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में जो मगध क्षेत्र के निवासी हैं इनके लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि मगध का जो क्षेत्र था इसके लिए क्या? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध का जो क्षेत्र था इसके लिए कीकट और मगध के जो निवासी थे उनके लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन सी व्रात्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? तो जो आर्यभट्ट थे इनका संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से था। कहाँ से था? पाटलिपुत्र से था। तो ऑप्शन सी पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। पालकालीन कलाकार बिठपाल कहाँ के निवासी थे? जो पालकालीन कलाकार थे बिठपाल ये नालंदा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? नालंदा के निवासी थे। तो ऑप्शन बी नालंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी इसकी हत्या अली मर्दान ने किया था। किसने? अली मर्दान ने किया था। और बख्तियार खिलजी का जो मकबरा है वह कहाँ पर स्थित है? इसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। तो इसको भी याद रखना है, अली मर्दान खान ने इसकी हत्या किया था और इसका मकबरा बिहार शरीफ में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
ए हुसैन शाह सर्की को, किसी किया था? हुसैन शाह सर्की को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का जो युद्ध था यह 1539 में हुआ था। कब हुआ था? 1539 में, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो शाहजहाँ के जो काल था उसमें बिहार का सूबेदार था शाहिस्ता खां। कौन था? शाहिस्ता खां, यानी ऑप्शन बी शाहिस्ता खान इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही शाहजहाँ के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था। दानापुर, बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? तो जो दानापुर के सैन्य टुकड़ी था इसने 25 जुलाई 1857 को, कब? 25 जुलाई 1857 को सैनिक विद्रोह किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? तो बताना है कि जो बंग भंग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ था। और इसी क्रम में राखी दिवस जो दरभंगा में मनाया गया था यह 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। तो ऑप्शन ए 16 अक्टूबर 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा की घोषणा 1911 में की गई थी, लेकिन इसका दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 1912 में इसका दर्जा प्राप्त हुआ। तो ऑप्शन बी 1912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो बताना है कि बिहार का वो कौन सा उप नवाब था जिसकी हत्या अफगानों ने कर दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैनुद्दीन हैबतगंज। कौन था? जैनुद्दीन हैबतगंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेर खां के पिता हसन खान जमींदार थे। तो शेर खान के जो पिता थे वो हसन खां कहाँ के जमींदार थे? सासाराम के ही। कहाँ के? सासाराम के जमींदार थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको इनके पिता का नाम याद रखना है। शेर खां के पिता कौन थे? हसन खां। तो इनको भी याद रखना है। और ये जमींदार कहाँ के थे? सासाराम के थे। पटना में जुलाई 1857 की विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? ये तो लगभग सभी को पता ही होगा। प से पटना और प से पीर अली। क्या हो जाएगा? पटना में इसका नेतृत्व किसने किया था? पीर अली ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 और 32 में। कब हुआ था? 1831-32 में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध किस कांग्रेस अधिवेशन में किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का अनुरोध जो है यह लखनऊ अधिवेशन में किया था। कब किया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के जो लखनऊ अधिवेशन था इसी समय कांग्रेस का जो नरम दल था और गरम दल था दोनों का क्या हुआ? मिलन हुआ। तो इसको भी याद रखना है। 1916 में किया गया था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था यहीं पर सर्वप्रथम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का मिलन हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। यही प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय में आया था? तो जो ब्रिटिश शासक था यात्री था बर्नियर, यह बिहार में बताना है किस शासक के शासनकाल में आया था? तो यह बिहार में औरंगजेब के शासनकाल में बिहार की यात्रा किया था। तो ऑप्शन सी औरंगजेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? तो मुगल शासक फर्रुखसियर इसका जो राज्याभिषेक था वह पटना में 1713 में किया गया। कब किया गया? 1713 में किया गया था। एकमात्र मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर, जिसका राज्याभिषेक पटना में किया गया था। तो इसको याद रखना है। एकमात्र मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर, इसका राज्याभिषेक पटना में 1713 में किया गया था। तो डेट भी याद रखना है और इसका नाम भी याद रखना है। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो भारत में जो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। तो बताना है कि पटना में कब आए थे? तो ये पटना में 1821 में आए थे। कब आए थे? पटना में 1821 में आए थे, यानी ऑप्शन ए 1821 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो बिहार में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था इसका समर्थन
किस व्यक्ति ने किया था, तो इसमें से चुनना है आपको, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ब्रज किशोर प्रसाद इन्होंने भी किया था, मजहरूर हक इन्होंने भी किया था, और मौलाना नूरुल हसन इन्होंने भी किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4 यानी इन सभी ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? तो पंचायत की जो 29 कार्यकारी विषय वस्तु है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 का जी कह रहा है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा इसकी गठन के लिए गांव की जो न्यूनतम जनसंख्या है वह 250 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 250 यानी 250 होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? तो किसी पंचायत समिति में अस्थायी समिति होते हैं, इनकी संख्या हो जाएगा ऑप्शन ए 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसकी शुरुआत 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952। 1952 में ही पहली बार आम चुनाव हुआ था, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। 1951 में ही पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। तो आपको इस तरह से रिलेट करके याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो इस समय जो 1919 का अधिवेशन हुआ था, उसके तहत बिहार और उड़ीसा के जो प्रांत था, इसके प्रथम गवर्नर बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? तो संविधान का बताना है कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल के शपथ का वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 159 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 159, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? तो इसे 6 सप्ताह, कितना दिन? 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 सप्ताह। किसी विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो किसी भी विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, इनकी अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। कितनी? 500 हो सकती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा 500। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के पहले न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के पहले न्यायाधीश हैं, उनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। किसने? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग में उन अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताना है कि बीपीएससी में कुल सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को लेकर कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना है? 6 सदस्य हैं। कितना है? 6 सदस्य हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम है, यह 1993 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन हैं? तो बिहार के पहले लोकायुक्त बताना है कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहोनी। कौन हो जाएंगे? श्रीधर वासुदेव सोहोनी, यानी ऑप्शन बी। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बिहार का राजकीय चिन्ह हो जाएगा कौन? बोधि वृक्ष। क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोधि वृक्ष। आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है। क्या बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कर रहा है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। कौन हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 1000 से अधिक जो लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में है, उसकी संख्या है कितना? मात्र 1। क्या हो जाएगा? मात्र 1, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वह जिला कौन सा है? और वह जिला है आपका गोपालगंज। कौन सा जिला है? गोपालगंज। अगला प्रश्न है, प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला
सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का जो वैशाली जिला है यह सर्वाधिक प्रचलित है, यानी ऑप्शन ए वैशाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह किशनगंज और क्या पूर्णिया जो वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में होती है, इसलिए वहाँ जूट की फसल क्या होती है, बहुत अधिक होती है। तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? वो क्षेत्र हो जाएगा उत्तर और क्या पूर्व, क्या हो जाएगा? उत्तर और पूर्व का क्षेत्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही तो रहेगा ऑप्शन ए, उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में होती है सर्वाधिक वर्षा। अगला प्रश्न आ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? बताना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली अभियान जो था इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 से किया गया है। कब किया गया है? 25 सितंबर 2017 से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो कहलगांव विद्युत परियोजना है यह एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन बी एनटीपीसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहलगांव जो विद्युत परियोजना है यह बिहार के जो भागलपुर जिला है वहाँ पे अवस्थित है, तो इसको याद रखना है। कहलगांव विद्युत परियोजना एनटीपीसी के सहयोग से बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है? तो प्रसिद्ध नानक जलकुंड है यह बिहार के राजगीर जिले में है। कहाँ पे है? राजगीर में है, तो ऑप्शन ए इसका सही तो हो जाएगा राजगीर कोई जिला नहीं है, स्थान है, तो यहाँ पे कहाँ पर स्थित है? यह नानक जलकुंड है, यह राजगीर में ही अवस्थित है। अगला प्रश्न कर रहा है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो परमान जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह कहाँ पर स्थित है? यह अररिया में स्थित है। कहाँ पर है? अररिया में, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अररिया में ही बिहार का दूसरा चिड़ियाघर खुल रहा है। कहाँ पे? अररिया में, और यह पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर खुलने वाला है, तो इसको भी याद रखना है, यह करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि क्या है? तो इसका जो कार्य अवधि है यह है 2017 से 2022, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो जिला है वह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करने वाले जिलों को बताना है। तो जो सुपौल है यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भागलपुर है यह भी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। किशनगंज है यह पूर्ण रूप से पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सुपौल और भागलपुर जो जिला है वह पश्चिम बंगाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशनगंज जो है यह पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? जो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वह हो जाएगा टरसीरी युग की चट्टान। कौन सी? टरसीरी चट्टान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यह कहाँ पे इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार बिहार के दक्षिणी भाग में है। कहाँ पे है? बिहार के दक्षिणी भाग में है, तो इसका सही उत्तर रहेगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया और रोहतास। तो फ्रेंड यही आज के स्टेट सीरीज 10 का 50 बिहार से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपको कोई कमेंट है तो ज़रूर कमेंट करके हमसे कुछ पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट सीरीज 11 में मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग से हम फिर से कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार और बीपीएससी द्वारा जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ये नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है तो अब अपनी पढ़ाई को जारी हम नहीं रखेंगे। हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने में बहुत परेशानी आ रही होगी, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 11 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।